नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक में आज हम आर्थिक विकास के निर्देशक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक विकास के निर्देशक की चर्चा करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लें कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास विद्यार्थी मित्रों, दो देश, दो वस्तु, दो व्यक्ति के बीच में हम तुलना कर सकते हैं कि कितना किसका विकास हुआ है, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देश में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी गति से हुआ है, कितनी ऊंची दर से हुआ है, नीची दर से हुआ है, कैसे हुआ है, यह सब जानकारी जानना बहुत जरूरी है। तो आर्थिक विकास की दर और आर्थिक विकास की कक्षा को मापने वाले ऐसे तत्व हैं कि उन्हें संख्या या अंकों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास के निर्देशकों द्वारा किसी दो समयावधि के बीच, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो प्रदेशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जा सकती है। जिस प्रकार थर्मामीटर शरीर के तापमान को नापता है, आप बीमार होते हो, दवा खाने जाते हो, तो डॉक्टर अपने थर्मामीटर के द्वारा आपके शरीर का टेम्परेचर नापता है और लिखता है, नोट करता है कि आपको कितना बुखार है। उसी प्रकार से किसी भी देश में कितना विकास हुआ है उसे मापा जाता है, किसी व्यक्ति का कितना विकास हुआ है उसे मापा जाता है। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आर्थिक विकास के निर्देशक में 4 निर्देशक हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, नंबर 3 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक और नंबर 4 मानव विकास का आंक। ये 4 प्रश्न हैं अलग अलग। इन चारों को मिलाकर 20 नंबर बनता है और एक का 5 नंबर होता है। इन चारों में से विद्यार्थी मित्रों, आपकी बोर्ड की एग्जाम में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इस आर्थिक विकास के निर्देशक को आपको अच्छी तरह से याद करना है, समझना है और लिखना है। ठीक है। तो ताकि आपके नंबर कम ना हो सके। तो आज विद्यार्थी मित्रों, इन चारों में से हम राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के उत्पादन के साधन, ध्यान से देखिएगा, परिभाषा है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के उत्पादन के साधन तथा प्राकृतिक संपत्ति की प्राप्ति तथा उसकी कार्यक्षमता पर आधारित है। कोई भी देश हो, अपना देश हो कि दूसरा कोई विदेश हो, परिभाषा जो भी होती है वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं होती है। परिभाषा सभी देशों के लिए समान होती है। इसलिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय की पहले बात कर रहे हैं। उस देश के उत्पादन के साधन, उत्पादन करने के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, उसमें जो भी उत्पादन के साधन है, और प्राकृतिक संपत्ति, जल, जमीन, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, ठीक है, जो कुछ भी है, कि प्राप्ति कितनी है। जंगल के अंदर आप धान की खेती करेंगे तो कहाँ से होगा, बंजर जमीन में गेहूं बोएंगे तो कहाँ से होगा, ये सारी बातें। ठीक, कि उसकी कार्यक्षमता पर आधारित है। उसकी कार्यक्षमता, जो उत्पादन के साधन और प्राकृतिक संपत्ति है, उसकी कार्यक्षमता कैसी है। आगे हम देख रहे हैं, यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में, यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल तक निरंतर वृद्धि हो रही हो तो आर्थिक विकास हुआ ऐसा माना जाता है। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, वहां पर अगर आपको प्रति वर्ष वेतन बढ़ाकर मिलता है, जब आपने वहां पर नियुक्ति ली थी तो आपका जो वेतन था वह 20,000 रुपये था, लेकिन हर वर्ष वह कंपनी मालिक 2 से 3 से 5 से 10 जो भी आपकी कार्य क्षमता और उसका लाभ को ध्यान में रखते हुए
आपके वेतन को प्रति वर्ष वो क्या करता है, बढ़ाता है। तो आपका जो वेतन है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार लंबे समय से बढ़ता जा रहा है। किसी एक व्यक्ति को जो सरकारी सर्वेंट होता है, जब वह नौकरी ज्वाइन करता है तब उसकी वेतन क्या होती है, और जब वो रिटायर होता है तब उसका वेतन क्या होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये अंतर कब देखने को मिलता है, जब निरंतर वृद्धि देखने को मिले, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले तब। उसी तरीके से देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन समय तक, लंबे समय तक वृद्धि हो रही हो तो विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बढ़ी हो तो, देखिए, यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बढ़ी हो तो विकास की दर ऊंची मानी जाती है। अब विकास की दर ऊंची कैसे मानी जाएगी? अगर आपका वेतन अधिक बढ़ता है, 2-4 हजार रुपए से ज्यादा, 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता है, तो आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, आपके पास भौतिक संपत्ति बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपके पास भौतिक संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है वह विकास कर रहा है, उसकी आय में वृद्धि हो रही है, उसकी संपत्ति का विकास हो रहा है। इस तरह से देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी वृद्धि होती है, तो विकास का दर ऊंचा माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय नीची दर से बढ़ी हो तो, उसकी जो बढ़ने की दर है वो कम हो, तो विकास का दर कैसा माना जाएगा, नीचा। उसी तरीके से अगर आपकी आय 5-10 हजार रुपये बढ़ने के बजाय 1000-1000, 1500-1500 रुपये बढ़े, तो आपके पास जो विकास की दर है वो क्या हो जाएगी, नीची हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि ना हुई हो तो वह स्थगितता, मतलब स्थिर हो गई, रुक गई, ऐसी अवस्था को दर्शाता है। अगर जिस समय आप नौकरी ज्वाइन किए थे आपकी आय जितनी थी, कुछ समय तक, कुछ सालों तक उतनी की उतनी ही रह जाए, तो आपका विकास नहीं होगा। आपकी आय स्थिर तो आपका विकास स्थिर। तो उसी तरीके से देश की राष्ट्रीय आय स्थिर तो देश का जो विकास है वह भी स्थिर माना जाता है। लेकिन अब इसमें गिरावट आ रही है। यदि राष्ट्रीय आय में कमी हुई हो, मतलब घट गई हो, तो आर्थिक विकास क्या होगा, पीछे गया, मतलब नीचे घट गया, ऐसा माना। विद्यार्थी मित्रों, इस मापदंड के अनुसार मौद्रिक आय नहीं बल्कि वास्तविक आय को ध्यान में रखने से, मौद्रिक आय नहीं, जो वास्तविक आय है उसे, तो राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्थिर भाव पर किया जाता है। उदाहरण के रूप में बरसात हो रही है, तो बरसात हो रही है तो कहीं पे जमीन जो है ऐसी समतल है, कहीं पे जमीन जो है ऐसी खड्डे वाली है, तो खड्डे में तो पानी ज़्यादा भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जमीन गहराई में है। अब अगर आप यहाँ पर अपना थर्मामीटर या जो भी पानी मापने का यंत्र है उसे लेकर मापते हैं या स्केल से मापते हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर जो दिखेगा समतल में तो कम दिखेगा। तो इस तरह से जहाँ पर स्थिरता है वहाँ की बरसात को मापा जाता है, जहाँ पर जमीन गहराई में है उसे नहीं मापा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देश की राष्ट्रीय आय में जो बाजार भाव है उस पर नहीं मापा जाता है। किस पर मापा जाएगा, जो भाव स्थिर होगा उस पर। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम राष्ट्रीय आय की अधिक जानकारी के लिए उसकी एक तालिका देखेंगे। तालिका में आप लोग देखेंगे कि विश्व के कुछ देशों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दूसरे देशों की आय की वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। मतलब कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की बहुत ज़्यादा है और कुछ की बहुत कम है। ठीक है, इस तरह से अंतर देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ देश हैं जैसे कि नॉर्वे है, अमेरिका है, श्रीलंका है, पाकिस्तान की तुलना में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह वार्षिक वृद्धि दर ऊंची है, मतलब ज़्यादा है। इन देशों की तुलना में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह क्या है, ऊंची और ज़्यादा देखा गया है। कैसे, यहाँ पर एक तालिका बना हुआ है,
आज भारत विश्व में तेजी से विकास करने वाले अर्थतंत्रों में गिनती उसकी की जाती है। 2014 के गणना के आधार पर इस तालिका को हम देखेंगे। 2014 के आधार पर यहाँ पर देखिए देश दिया है। 2014 के आधार पर राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है। नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान, कुल 6 देशों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अगर आप इसे क्रम में याद करेंगे तो इसे लिखने में बहुत सरलता होगी। आपको झटके में याद करना है, गति में याद करना है। नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नॉर्वे देश है उसका जो राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर है वह 2.2 है। अमेरिका का 2.4, श्रीलंका का 4.5, चीन का 7.3, भारत का 7.3, पाकिस्तान का 4.7। अब आपको ऐसा लग रहा होगा नॉर्वे 2.2 और भारत 7.3। ठीक है। तो नॉर्वे की तुलना में भारत अधिक विकास कैसे कर रहा है? राष्ट्रीय आय में उसकी गति तेज क्यों है? वो इसलिए कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का एक बार जो विकास है वह एक स्थिरता तक, एक समय तक बढ़ता है। आपकी हाइट है, एक लंबाई तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बचपन से आपकी हाइट बढ़ते चली आ रही है तो बुढ़ापे तक बढ़ती रहेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका वेतन बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी चलाने की भी एक गति, उसमें एक मीटर दिया होगा, उससे ज़्यादा तेज आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि नॉर्वे, अमेरिका जो है इन लोगों ने विकास कर लिया। इन लोगों की जो राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर है उसकी जो विकास की गति है वो पहले से तेज है। इन लोगों ने उसे बना के रखा है। इन लोगों ने क्या किया है? उसे बना के रखा है। नॉर्वे और अमेरिका की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर 2 से 3% पाई गई। देखिए अब श्रीलंका की 4.5, चीन की 7.3 और भारत की भी 7.3। तो इन दोनों देशों की तुलना में भारत जो है वह अधिक तेजी से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर देखने को मिलता है, क्योंकि इसको विकास करने की जरूरत है। ये भी जब एक समय मर्यादा पे विकास कर लेगा तो इनके मुकाबले आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसे हमें क्या करना है? गति में याद करना है। परीक्षा के अंदर इसके अंदर से कुछ न कुछ पूछा जाता है। नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान 2.2, 2.4, 4.5, 7.3, 7.3 और 4.7। इस तरह से आपको इसे याद करके लिखना है। अब हम विद्यार्थी मित्रों राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की मर्यादा देख रहे हैं कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, कठिनाई क्या है, मुश्किलें क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किलें। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, उसमें समस्या आती है। ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी गणना कैसे करना, अलग अलग देश है, अलग अलग देश की राष्ट्रीय आय है, अलग अलग देश की राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो कैसे करनी है? देखिए सबसे पहले तो क्या, दोहरी गणना। अब दोहरी गणना क्या है? अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है वह नौकरी भी करता है। एक व्यक्ति है वह क्या करता है? नौकरी भी करता है और उसके साथ में कोई व्यवसाय भी करता है। तो अब ये देखिए, ये जो नौकरी का वेतन उसके क्या आता है? बैंक में आता है। किस में आता है? बैंक में। लेकिन जो पार्ट टाइम में व्यवसाय करता है इसकी आय उससे कहीं दिखती नहीं है। तो एक व्यक्ति अब 2 जगह से आय प्राप्त कर रहा है तो ये हो गई दोहरी गणना। पुलिस वाला है, वेतन प्राप्त करता है और ऊपर से भी आय प्राप्त करता है। तो जो वेतन प्राप्त करता है उसकी गिनती तो राष्ट्रीय आय में होती है, लेकिन जो अतिरिक्त आय प्राप्त करता है उसकी गिनती राष्ट्रीय आय में होती नहीं है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे देश में लोग हैं। ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मैं किन किन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। स्व उपयोग की वस्तुएं, हम अपने उपयोग के लिए जो वस्तु का खरीदी करते हैं उसकी गिनती करना क्या है? कठिन है। घिसाई जानने के लिए मुश्किलें होती है। घिसाई जानना मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी मशीनरी, यंत्र 10 लाख रुपए में खरीदा है तो
कुछ समय के बाद जब उसे दोबारा बेचेगा तो क्या उस यंत्र का उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम। लेकिन एक व्यक्ति ने जब उसे खरीदा तब उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद वह व्यक्ति जब उस यंत्र को बेचता है तब क्या होगा? उसकी कीमत घट के 8 से 7 लाख रुपए इतनी हो जाती है। तो जो 2 से 3 लाख रुपए की कमी देखने को मिली, ये क्या हुआ? घिसाई हुआ, मतलब उसका क्या हुआ? घर्षण देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी दोहरी गणना, और जब दोबारा बेचेगा तो उसकी गिनती फिर होगी। इस तरह से दोहरी गणना देखने को मिलती है। गैर कानूनी आय, पुलिस वाला भाई है, वह वेतन प्राप्त करता है और ऊपर की आय प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति है, शराब बेचता है, उसकी आय गैर कानूनी है। जुआ खेलता है, उसकी आय गैर कानूनी है। तो जो हफ्ता वसूली का काम है, ये सब गैर कानूनी आय, इनकी कोई गिनती, कोई रसीद, कोई पर्ची, कोई इनकी पगार स्लिप देखने को मिलती नहीं। कर टालना, कर टालना मतलब कि आप कर को छुपा रहे हैं। आपके पास संपत्ति है लेकिन आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो भी उसकी गिनती नहीं हो रही है। आप आय प्राप्त कर रहे हैं और उसका टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो उसे कर टालना कहते हैं। कर चोरी करना, आपके पास अतिरिक्त संपत्ति होने के बावजूद भी आप उसका टैक्स नहीं भर रहे हैं। जैसी प्रवृत्ति, वस्तु विनिमय पद्धति, निरक्षरता, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अक्षर ज्ञान उनके पास नहीं है, तो भी वो क्या करते हैं? ऐसे काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार को राष्ट्रीय आय की गिनती करने में तकलीफ होती है। एक से अधिक व्यवसाय में जुड़े होना, एक से अधिक व्यवसाय में, मैंने अभी यहाँ पे आपको उदाहरण दिया, नौकरी और व्यवसाय हो, ठीक है। वैसे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय कर रहा हो तो उसकी राष्ट्रीय आय की गिनती करना कठिन है। जैसे कारणों से देश की सही राष्ट्रीय आय और उसकी सही वृद्धि दर नहीं जाना जा सकता, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे जो है जनसंख्या, ठीक है। ये देखिए, जनसंख्या किसी भी काम में, किसी भी परिस्थिति में जनसंख्या की बात रखती है। आप इसे ध्यान से देखिए, जो जनसंख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय आय जान लेने से विकास का सही ख्याल नहीं आ सकता। सिर्फ राष्ट्रीय आय जान लेने से विकास का सही ख्याल नहीं जान सकता, क्योंकि संबंधित देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए। संबंधित, अभी मैं नीचे जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं उसकी संबंधित, देखिए, ये जो आ है ये अमेरिका है और ये जो बा है ये भारत है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आ है ये अमेरिका है और ये जो बा है ये भारत है। अमेरिका देश की तुलना में भारत देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो, फिर से, अमेरिका देश की तुलना में भारत देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो भारत देश का विकास अमेरिका देश की तुलना में अधिक नहीं कहा जा सकता। फिर से देखो, अमेरिका देश की तुलना में, है ना, भारत देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो इसकी तुलना में भारत की अधिक है, तो भारत देश का विकास अमेरिका देश की तुलना में अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि भारत देश की राष्ट्रीय आय के साथ भारत देश की जनसंख्या भी खूब तेजी से बढ़ रही हो तो, देखिए, राष्ट्रीय आय बढ़ी लेकिन उसके साथ में क्या हुआ? जनसंख्या भी खूब तेजी से बढ़ी, तो विकास अमेरिका देश से अधिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है वो क्या है? जनसंख्या भी साथ में बढ़ रही है, तो उसमें बंट जाएगा। क्या होगा? उसमें बंट जाएगा। लेकिन अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने की बात यहाँ पर कहा नहीं गया है। इसलिए तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियां। जो पद्धति होती है, हर देश की अलग अलग पद्धति, जैसे काम करने की पद्धति होती है, व्यवसाय नौकरी करने की जो पद्धति होती है वो अलग अलग होती है, उसी तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो पद्धतियां होती है वो अलग अलग होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियों का विश्व में उपयोग होता है। क्या होता है? अलग अलग पद्धतियों का विश्व में उपयोग होता है, जिसमें उत्पादन, आय और खर्च की पद्धति मुख्य है। कौन कौन सी? उत्पादन, आय और खर्च। सबसे पहले उत्पादन होगा किसी भी वस्तु का,
उसका विक्रय होगा तो आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगा तो क्या होगा, खर्च होगा। ये जो पद्धतियां हैं ये मुख्य रूप की हैं। किसी एक पद्धति की तुलना में दूसरी पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निरंतर अंतर दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप किसी भी सूत्र से सवाल कर रहे हो और उसी सवाल को अगर मान लो दूसरे सूत्र से कर रहे हो तो थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। उसी तरीके से जब राष्ट्रीय आय की गणना अगर एक तरीके से हो रही है और फिर हम दूसरा तरीका उसके अंदर लाएं तो क्या होता है, थोड़ी कठिनाइयां देखने को मिलती है, जिससे राष्ट्रीय आय की अंतरराष्ट्रीय तुलना करने का कार्य मुश्किल हो जाता है, मतलब कठिन हो जाता है। भारत राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है।